जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आपका टीचर आपका ट्यूटर तनवीर अहमद यूनिट नंबर 6 लेक्चर नंबर 6 के साथ उर्दू ज़ुबान तश्कील इर्तका BS प्रोग्राम उर्दू जासला बुनियादी कोर्स के साथ एक और लेक्चर लेके हाज़िर है। और आज हम इस छठा यूनिट और छठे लेक्चर का आगाज़ करते हैं। और यूनिट 5 तक जो है ना हमने कल इसमें पढ़ लिया था। और पिछले लेक्चर में हमने इसके डिटेल के मतलब बातचीत की हुई है। आप लोग जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गुजारिश यही है कि पूरे प्रोग्राम को इस BS उर्दू के इस लेक्चर्स में आप लोग नए हैं अगर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी जो रिलेटेड स्टूडेंट हैं उनको शेयर करें। तो हम आइए यूनिट नंबर 6 को लेकर आगे चलते हैं, उर्दू ज़ुबान का इर्तकाई तनाज़ुर। इस यूनिट में हम क्या सीखने वाले हैं, आइए इसका प्रीफेस देखते हैं। यूनिट का तारफ़ है हस्बे मामूल, मकासद हैं इसके उर्दू ज़ुबान का इर्तकाई तनाज़ुर जो ऑलरेडी 5 चैप्टर में भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। पस मंज़र मतलब उसका जो बैकग्राउंड होता है उसके मतलब भी है उर्दू ज़ुबान का आगाज़, फिर इसमें इंट्रोडक्शन होगा, आगाज़ के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात हम डिस्कस कर चुके हैं, वो होगा उर्दू ज़ुबान का इर्तका मुख्तलिफ सूफिया इकराम में। फिर इस लेक्चर में है जिसमें बाबा फरीद, अमीर खुसरो जैसी हस्तियाँ शामिल हैं। फिर इसमें कुछ रियासती करदार भी है, आदिल शाही और शुमाली हिंद में उर्दू ज़ुबान का इर्तका। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं। और आइए हम आगे बढ़ते हैं, यूनिट का तारफ़ करते हैं। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है जिसका शुमार इस वक्त दुनिया की चंद बड़ी और अहम ज़ुबानों में होता है। ये ज़ुबान सदियों पहले वजूद में आई। मुख्तलिफ ज़ुबानों से अखज़ और इस्तिफ़ादा करते हुए उसने अपने दामन को कुशादा और हमें रंग बनाने का जतन किया और कामयाबी हासिल की। उर्दू ज़ुबान तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नामों जैसे हिंदी, दक्कनी, गोजरी, रिख्ता, देलवी, लाहौरी, हिंदुस्तानी, उर्दू मौला वगैरह से मसूम रही। यानी कि ये ऐसी ज़ुबानें हैं जिसमें हिंदी है, हिंदवी है, दुगनी, दक्कनी है, गुजरी है, रिख्ता, लाहौरी यानी कि हम लाहौर में रहने वाले हैं, और हिंदुस्तानी, और आखिर में इसका नाम उर्दू करार पाया। ये तमाम लोगों की काबिश और इसमें इनका मिल जुलने के बाद ये सारे का सारा जो है ना इसमें इनका करदार फिर उर्दू ज़ुबान का आगाज़ हुआ। और मुख्तलिफ नज़रियात भी इसमें कंसर्न रखते हैं जिनमें सिंध, पंजाब, दिल्ली, मेरठ और इनकी जन्मभूमि भी करार दिया गया। और कई ऐसे नज़रियात भी सामने हैं जिनमें से ऐसे मुख्तलिफ ज़ुबानों और बोलियों जैसे खड़ी बोली, शोर सीनी, संस्कृत, पाली, बेदक बोलियों और द्रौड़ी बोलियों से मुस्तखरज या मुतशक्ल ख्याल किया गया। यानी कि पहले बोलियाँ होती थी, स्टूडेंट्स वगैरह ये उनके बारे में कंटेक्स्ट है कि वो भी अपनी अपनी ज़ुबानों में मुख्तलिफ चैनल्स पे, पुराने चैनल्स पे उनका वो दौर होता था, वो चलती होती थी। तो अगरचे हम मतसादम हैं, ताहम उर्दू के हवाले से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनमें जुज़्वी सदाकत से किसी को भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये एक दूसरे के खिलाफ इनकी ज़रूर बातें चलती रही हैं कि फ़लाँ गलत है, फ़लाँ ठीक है, फ़लाँ नहीं है, फ़लाँ ठीक है। एक दूसरे की बोलियाँ, एक दूसरे के नज़रियात, एक दूसरे के सलूक, ये सारे के सारे आपस में ज़रूर चलते रहे हैं। अलबत्ता एट द एंड जो है ना वो उर्दू ही माज़ वजूद में है। ये थोड़ा सा इसका तारफ़ है। मकासद इसमें यही है कि हम क्या सीखने वाले हैं, तलबा को उर्दू के आगाज़ के मतलब मुख्तलिफ नज़रियात से वाक़िफ़ करना है। वैसे इंट्रोडक्शन ही हम सीखते आ रहे हैं, लेकिन इसमें भी चूंकि नज़रियात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उन तमाम बातों को इसमें दोबारा देखेंगे और इनमें मददगार ज़बानों और बोलियों का दोबारा तारफ़ होगा जो हम ऑलरेडी पहले भी प्रीफेस में भी इसमें स्टार्ट में भी जिक्र किया। तो इसके तश्कीली मराहल से भी वाकिफ़ होंगे। नज़्म व नसर और इसके नमूनों का ये एक नई चीज़ होगी इसमें, और फिर मुख्तलिफ इलाक़ों रियासतों के किरदार में भी इसमें इस चैप्टर में डियर स्टूडेंट एक नई चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। तो इर्तकाई तनाज़ुर क्या है? पस मंज़र। पस मंज़र बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड जैसे हमने मुख्तलिफ ज़बानों का डिस्कशन किया, लाहौरी, दक्कनी, गुजराती, हिंदी, हिंदवी, फ़ारसी, अरबी, और मुख्तलिफ लोगों के आपस में मेलजोल मिलने के बाद आपस में ख्यालात, आपस में जज्बात, आपस में इनके बाहमी मेलजोल, उनकी ज़बान ताकत और लियाकत अता करते हुए जो एक नई चीज़ तमाम ज़बानों में हिस्सा डालने का उसको जो है ना पस मंज़र ये चीज़ें हैं उर्दू मार्ज़ वजूद में आई। और इसमें बोलचाल की चारदीवारी से निकलकर जज्बा और एहसास का एक नया जज्बा इसमें डियर स्टूडेंट आपको नज़र आया।
तो ये तमाम की तमाम बातें इसके पस मंजर में है। आगाज़ कब हुआ, कैसे वजूद में है, इसका ताल्लुक किसी लसानी गिरोह से है कि इस ज़बानों और बोलियों ने इसकी तश्कील में हिस्सा डाला, इस इलाके में इसे परवान चढ़ने और पनपने का मौका मिला। इसका आगाज़ कब हुआ और कितने अरसे में मुकम्मल ज़ुबान की सूरत में जलागार हुई, जैसे सवालों के जवाब देना आसान नहीं, क्योंकि उलमाए लसानियत, मरखीन ज़बान अदब और मुहक्किकीन के दरमियान सब बातों में शदीद इख्तिलाफात पाया जाता है। और इख्तिलाफात इसमें सरबी नहवी ढांचे से सिर्फ नज़र करते हुए मामूली मुशाबतों की बना पर उसे मुख्तलिफ ज़ुबानों और बोलियों की बेटी और बहन का दर्जा देने की कोशिश की गई है और अपने इलाकों को उर्दू का मुअल्लद और मंशा करार देने की दुनिया में अक्सर मुहक्किकीन पस मंजर और इसके तकाई सफ़र से सिर्फ नज़र किया यूँ उर्दू की पैदाश और तश्कील के मुतल्लिक़ रंगारंग नज़रिया सामने है। यानी कि ना सिर्फ नज़रियात इनमें इख्तिलाफात भी पाए गए, लेकिन इसके बावजूद भी जैसे हम पंजाबी, सिंधी और हमारी बलोची, हमारी सराइकी, हमारी मतलब पश्तो और मुख्तलिफ जो है ना हमारे ही मुल्क में बहुत सारी ऐसी ज़बानें आपस में मिल के जो है ना, जब उनका ट्यून और उनका लहजा आपस में मेल जोल आपस में होता है तो एक नई चीज़ डेवलपमेंट होती है, इख्तलाफात भी ज़ाहिर होते हैं। तो ये इनका कहने का मकसद है। सैयद शबीर अली काज़मी का ये ख्याल दुरुस्त है। वो क्या कहते हैं, ये एक रिसर्चर और महक़िक़ रहे हैं। उर्दू ज़ुबान भी किसी खास नस्ल से वाबस्ता नहीं, इसके तकाम में मुख्तलिफ नस्लें और ज़बानें मुआवन रहीं और इस पर इब्तदा ही से मुख्तलिफ तनव्वुतें तय चढ़ती रहीं। इसकी उठान का रकबा इतना वसी और इसके शेवन इतने मतनव्वे और मतअद्दिद हैं कि मुहक्किकीन ज़ुबान अभी तरकती तरफ इसके आगाज़ के मतलब किसी मुत्तफ़िक़ा फैसले पर नहीं पहुँच सके। यानी कि अगर हम सन 800 से लेकर 1800 1900 तक हम जब डिस्कस करते हैं तो इसमें कितने लोग इसमें शामिल होंगे, कितने अदबार इसमें शामिल होंगे, कितनी ज़बानें इसमें शामिल होंगी, जिसमें सूफिया का करदार, जिसमें मुहक्किकीन का करदार, शोरा का करदार, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों के जिनका आपस में इतना डियर स्टूडेंट आपस में इख्तिलाफात सामने पाया जाता है। तो कोई भी एक पैनल पे नहीं पहुंच सकता। तो हर किसी की राय का एहतराम करते हुए इस ज़ुबान ने अपना नाम सामने लाया। तो उर्दू के आगाज़ में बारे मुख्तलिफ नज़रियात और उसके मुख्तलिफ नाम क्या कहते हैं। उर्दू ज़ुबान के आगाज़ के बारे में दो तरह के नज़रियात पेश किए गए हैं। एक वो जिनमें उर्दू के आगाज़ और इर्तिका को किसी इलाके के वाबस्ता करके ऐसे दलाइल पेश किए गए जिनसे वो इलाका उर्दू का मुअल्लद करार पाया जाता और उसकी इब्तदाई शक्ल को दिखाया गया। इन नज़रियात में दक्कन, पंजाब, सिंध, दिल्ली, मेरठ, सरहद और उर्द के इलाकों को उर्दू की जन्मभूमि करार दिया। यानी कि ये वो इलाके हैं जो वो कहते हैं कि ये इनकी इब्तदाई जो है ना नशरमा और इब्तदाई इर्तिकाई मनाजर जो है ना तनाजर आपको उर्दू के इन अदवार में और इन इलाकों में मिलता है। मुख्तलिफ ज़ुबान और बोलियों के हवाले से पेश करदा नज़रियात में उर्दू को संस्कृत, पाली, शोरसीनी, बुर्ज भाषा, खड़ी बोली, ओदी, पंजाब, महाराष्ट्र, बेदक बोली, हरियाणी और दरौड़ी से मुस्तखरज मुस्तकिल साबित करने की कोशिश की है। उर्दू का माजी उसके मुतअद्दिद नामों से उसकी पहचान कराता है। यही ज़ुबान कभी हिंदी दक्कनी, हिंदुस्तानी, देलवी, लाहौरी, मुल्तानी, गुजराती, रेख्ता और उर्दू मोहल्ला के नामों से पहचानी जाती थी और आखिरकार उसके नाम से इन तमाम लोगों ने मिलकर, इन तमाम ज़ुबानों ने मिलकर, इन तमाम लोगों की इसमें लिबर्टी है, इसमें हिस्सा है। गुजराती है और हिंदवी है, दक्कनी है, तो ये उसका कहने का मतलब। तो उर्दू ज़ुबान का इर्तिका वहाँ से निकलने के बाद थोड़ा सा आगे जो उनकी मनाजिल हैं वो तय हुई। इर्तिका का मतलब है कि एवोल्यूशन, यानी कि आप लोगों को तरक्की कैसे हुई थोड़ी थोड़ी स्टेप बाय स्टेप। तो बरसगीर पाक हिंद में जिन बोलियों के अदबी और मजहबी नमूने दस्तयाब हुए मौके उनमें भी उर्दू के रंगो आहंग को तलाशने की सही की है। पंडित हरा प्रसाद शास्त्री को 20वीं सदी के आगाज में नेपाल से बुद्ध सिद्धू और बुकों का कलाम मिला है। वो उन्होंने बुद्धगान दरगाह के नाम से बंगाली रस्म उल खत में शाया करदा इस मजमू में शामिल नमूनों का ताल्लुक हिंदी अराई प्राकृत की शाख अब बर्नश से है, जिस पर माकदी अशोर सैनी के साथ गालब हैं। बाद के मुहक्किकीन ने इस ज़बान को कदीम बंगाली करार दिया। यानी कि बंगालियों का भी इसमें एक रोल रहा है। बुद्धगान जो है ना दोहा, तो इसके थ्रू सैयद शबीर अली काज़मी ने इस मजमू में शामिल बुद्ध दरवेशों के कलाम का उर्दू तर्जमा प्राचीन उर्दू की सूरत में पेश किया। उनके ख्याल में इन बदुओं के ज़ुबान में ऐसे टुकड़े शामिल हैं जो उर्दू के कदीम रंग से पूरी तरह हम आहंग है। उनकी पेश करदा चंद मिसालें ज़ैल में पेश की जाती हैं। ये मिसालें 7वीं सदी से 10वीं सदी ईस्वी में उर्दू ज़ुबान की तश्कीली सूरत की अक्कासी करती हैं। यानी कि 8वीं सदी तक जो है ना, कल हमने डिस्कस किया है डियर स्टूडेंट, इसमें 7वीं का भी जो 5वें लेक्चर में हमने डिस्कस किया, जिक्र आ गया कि 5वीं सदी से भी इसके असरात मिलते हैं। और वो पद नंबर उस वक्त जो है ना, आजकल तो डिफरेंट पेजेस नंबर दे दिए जाते हैं, बुक्स का नाम दे दिया जाता था, उस वक्त उनको पद नंबर कहा जाता था। लुई बगुन्नी ग्रो पूछिए जान, ये उनका लुई कहती है ग्रो से पूछ कर इसको जान लो, यानी कि ये उसकी ज़ुबान थी और इनका रोल रहा है और ये उसका उर्दू में तर्जमा किया गया है। तो इनका रोल जो है ना वो शुरू से ही 5वीं सदी से भी उनका कहने का डॉक्टर साहब के कहने का मकसद इसमें ये है।
तो ये आगे लिए चलते हैं। मोहम्मद हाफिज मोहम्मद शिरानी ने भी इसके मतलब कुछ ये अपने अल्फाज में फारसी अल्फाज में ये कहा तबकात नासरी में, ये अल्फाज जिससे ये अंदाज़ा कायम करना मुश्किल ही नहीं कि इस दौर में अवाम में ये ज़बान तेज़ी से फैल रही थी और अरबी फारसी के तख्लीकार और मौरख़ और लुग़त नवीस भी इसके अल्फाज और मरकबात को अपने किताबों में पेश करते दिखाई देते हैं। हज़रत अमीर खुसरो ने गज़ातुल कमाल के दिवाचे में लिखा है कि फ़ारसी में हिंदवी का पेबंद लतफ़ से खाली है, मगर ज़रूरत के बायस इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि फ़ारसी और हिंदवी मिक्स करके जो एक नई चीज़ माज़ वजूद में आई थी, तो ये उनके अल्फाज थे फ़ारसी और हिंदी मिक्स करके कि आगे उन्होंने एक उसका नाम उर्दू रखा गया। तो बाबा फरीद गंज शकर जिसका सिलसिला चिश्तिया से ताल्लुक़ है, उसका कबीर का शुमार उर्दू के बुनियाद गुजार शायरों में होता है। कल भी हमने डिस्कस किया बाबा फरीद के हिंदवी कलाम का मोतबर नमूना शेख बहाउद्दीन बाजन की तसनीफ़ ख़ज़ाइन रहमतुल्लाह में दिखाई देता है। ख़ज़ाइन जो है ना उनकी एक तसनीफ़ है। इस किताब के साथ में बाब में शेख बाजन ने ज़मन बाबा फरीद गंज शकर के कुछ अक़वाल अशार दर्ज किए हैं। रावल देवल हमें ना जाइए, फाटा पहन रुखा खाइए, फटा पहना रुखा खाइए, हम दरवेश है रीत पानी लोड़ें और मसीत। यानी कि हम दरवेशों के लिए कुछ भी नहीं है कि हमारे पास मसल्ला होना चाहिए और मसीत होना चाहिए और बस हम वजू करें और वहाँ पे बैठे रहें। ये इस शायरी में उनका कहने का मकसद ये है। तो ये बाबा हांजर और गंज शकर के अल्फाज की इसमें तायद की है। मौलवी अब्दुल हक ने भी इन अल्फाजों के थ्रू अपने उर्दू ज़बान का 5वीं सदी ईस्वी में जो है ना इसका कौल देखा। तो अमीर खुसरो फारसी के बेबदल शायर और आलम थे। उन्होंने हिंदी में भी कलाम कहा, जिसके शाहिद वो खुद उन्होंने ग़रातुल कमाल के दिवाचे में लिखा है। जज्बे चंद नज़म हिंदरी नज़र दोस्तां करदा शुद्ध अस्त कदीम ब्याजों और तस्करों में उनके कई रेखते क्या कहानियाँ पहेलियाँ और अनमोलियाँ और गीत मिलते हैं। अमीर खुसरो का कालम ही हमने बड़ी डिटेल में 5वें लेक्चर में डिस्कस किया है, तो वो भी आप इसके मतलब सुन सकते हैं। तो ये भी मतलब उनका किरदार एक्चुअल कहने का मकसद यही है इन अशार का लिखने का कि उर्दू ज़बान के माज़ वजूद में आने में हिंदवी, संस्कृत, फारसी और हिंदी का जो रोल प्ले रहा है वो इन अशार की नज़र में आपको मिलता है कि इनमें इन अशार को मुअर्रिखीन के लिखने का मकसद और उनका रेफरेंस देने का मकसद डियर स्टूडेंट यही है कि इनमें उर्दू के फारसी के जो अल्फाज मिलते हैं इनका जो रोल प्ले रहा है ये इसके पस मंज़र के तनाज़र जो है ना आपसे डिस्कस किए जाए। तो अमीर खुसरो के ये अल्फाज हैं जो उन्होंने लिखे। तो गुजरात में उर्दू ज़बान का इर्तिका कैसे हुआ? अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 में बेगल खान और मुल्क नुसरत की क़यादत में सिंधी और हिंदुस्तानी फौज की मदद से गुजरात को फतह करके अपने कलमरों में शामिल किया। इस फतह के नतीजे में गुजरात में मुसलमान फौजियों की आमदरफ्त का सिलसिला शुरू हुआ। ये इलाका चूंकि दिल्ली से दूर पड़ता था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इन मवाज़ात पर मुश्तमिल इंतजामी हल्के बनाए और इन हल्कों का अमीर तुर्क अफसरों को मुकर्रर किया। यूँ इंतजामी ज़रूरत के तहत कई तुर्क खानदान दिल्ली से गुजरात जा बसे। सूफी और तजारत पेशा अफराद का आना जाना भी शुरू हो गया और बाहर से आने वालों की ज़बानें मकामी ज़बानों के साथ गुजरात में बोलती चली। डॉक्टर जालबी के बकौल 100 साल के अरसे में गुजरात में उर्दू ज़बान आमतौर पर बोली और जानी समझी लगी। ये इन तमाम लोगों के जब आने जाने के रस्म व रवाज के आपस में मिलजुल से जो सिलसिला शुरू हुआ 100 साल के बाद वहाँ पे उर्दू ज़बान का इंट्रोडक्शन हुआ और वहाँ से बोलने जाने शुरू हो गई। तो इसमें शेख हाजन का दोबारा इसमें रेफरेंस दिया गया। तो और ये उनका एक नमूना है। सब फल बारी तो हैं बुना बहु फिर बाली बास रावल मेरा राज करे हरी मंदिर के पास बाजन 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 तेरा तुझ बाजीन ना जीवन मेरा। तो ये उनके अल्फाज शायरी के कि जो उनको एक जो है ना आपको एक्सपोज कर रहे हैं कि उर्दू ज़ुबान कैसे माज़े वजूद में आई। तो ये उनकी थोड़ी सी डिटेल है, इसमें आप देख लीजिएगा। ये उनकी एक और शायरी जो आपके सामने आ रही है, इसमें शेख मोहम्मद खूब चिश्ती 1614 गुजरी अदबी और रवायात का एक और हमताज नमाज़े में इसमें मसनवी जो तरंग है उसमें डिस्कस किया गया है कि उर्दू ज़ुबान के कंटेक्स में। तो ये सारी की सारी डियर स्टूडेंट आप इसको देख सकते हैं। इन तमाम का मकसद यही है कि आप लोगों को वो अल्फाज मिलें। ये एक्चुअल ये भी तारीख ही है, ये भी एक हिस्ट्री है जो ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। कल 5वें में बुजुर्गान दीन का इसमें बहुत सारा सूफिया कराम का जो रोल देखा, तो इसमें कुछ मजीद उन्होंने ऐड किया है। तो बमनी सल्तनत और उर्दू ज़ुबान का जो फ़रोग है, जब सल्तनत ममलकत पैदा हुई तो बमनी उसमें इनका क्या रोल रहा है? मोहम्मद तुगलक के ज़माने में आखिरी ज़माने में अमीरा ने सदा ने मिलकर बगावत कर दी और इसके नतीजे में 1347 में दक्कन में मोहम्मद तुगलक की बादशाही खत्म होगी। तुगलक हुकूमत के खात्मे के बाद बेमनी सल्तनत की दाग बेल पड़ी। 9वीं सदी हिजरी में बेमनी सल्तनत में कदीम उर्दू को फ़रोग मिला। इस दौर में सूफिया कराम के अक़वाल व इरशादात के अलावा ऐसे शेरी नमूने भी कसर से मिलते हैं जिनसे उर्दू की तश्कील और सूरत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो वो क्या है? इसमें कुछ है। मुझे मारना मार के गाल दे, वल्ले आज अखर मार निकाल दे,
तो ये वो अल्फाज हैं, बुलाया मदरबत को राहों पास, कहाँ रहो हूँ फूल तो फूल बास, नेवे फूल प्यारा कदी बास बिन, न सरगाल ले कोई बास आस बन, सभी ठाओ जिसाम को डा चले, ऐसे ठाओ वो भी सौ सदा चले। तो इनका कहने का मकसद ये, इसमें जो मिक्सचर है डियर स्टूडेंट के बमनी दौर के ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज जो सोलन को करीम तस्कर और तरीक़े में उनकी पहली नसी तसनीफ मराजुल आशिकीन का मुसलम तस्लीम किया जाता रहा है। तो इनका जो रोल रहा है वो आप इसमें मजीद डी स्टूडेंट इसमें डिटेल में देख सकते हैं। तो ये इन तमाम अशार का मकसद यही है। तो आदल शाही और कुतुब शाही रियासतें जब माज़े वजूद में थी और उनमें उर्दू ज़बान का क्या रोल रहा है उसके बारे में, बमनी सल्तनत का जब जवाल का शिकार है तो उसके मुख्तलिफ सूबे जब इसे आज़ाद होकर अलग आज़ाद रियासतों की सूरत में ज़ाहिर हुए तो इल्म अदब के नए मराकज़ वजूद में आए। आदल शाही रियासत का बानी यूसुफ आदिल शाह खुद शेर अदब का कदरदान और फारसी का शायर था। इसके दौरे हुक्मरानी में दूर दूर से उलमा और शोरा रियासत में पहुंचे और शेर अदब की मुआफल बर्पा की। इसके जानशीन भी इल्म अदब के, यानी कि जब ये आदिल शाही का दौर हुआ तुगलक की हुकूमत के खात्मे के बाद, तो डियर स्टूडेंट उसमें हिंदी और उर्दू के जो शायर थे उनको बुलाया जाता था, महफिलें होती थी और उनका रंग जो है ना उसमें देखा जाता था। यहाँ पे इसमें कहने का ये मकसद है। तो सुबह के वक्त तख्त का यकजक एक ऐप से कुछ रमज पाकर दिल में कुछ अपने ख्यालात बजी और नादर फन को दरिया गोल हर सुखन को हजूर बुलाए मान दिए, तो बहुत मान दिए। तो ये कुछ अल्फाज हैं। यहाँ पे भी एक और नमूना है, अगर किसी में सुखन शनासी हो और असरादानी है तो यूं कताब गंजल अच्छा बहरमानी है जीता कोई तबीयत के खोड़ा खोलेगा इस किताब में नहीं सो बात क्या बोलेगा, जो कुछ आसमान हो और ज़मीन है। इन तमाम बातों का और इसकी डिटेल में मुल्ला वजी इसमें क्या कहता है, डिटेल में मकसद है कि उर्दू ज़ुबान के पस मंज़र में और इनकी तारीख में इनका क्या रोल रहा है। ये कुतुब शाही और आदिल शाही के दौर में हुआ था। शिमाली हिंद में उर्दू ज़ुबान का इर्तिका कैसे हुआ वो इसमें डिस्कशन होगी। शिमाली हिंद भी उर्दू ज़ुबान की अराक आजमाइश और तश्कील व तज़ीन में पीछे नहीं रहा। इब्तदाई मुगली आहद में उर्दू ज़ुबान की तराश खराश का सिलसिला आहिस्ता रवि के साथ जारी रहा, मगर शाह हिंद के हुकूमत जो है ना 1627 से 1657 तक उर्दू ज़ुबान के तश्कीली मराहल में तेज़ी आ गई और रिख्ता की मंजिल से निकल कर, यानी कि रिख्ता हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था, तो उसके मतलब इसमें थोड़ा सा है कि वो कैसे वाज़े वजूद में आई और उसमें तमाम चीज़ों के मिक्सचर के बाद उर्दू को कैसे लाया गया। तो वो उस दौर के अदवार में ये लिखा गया था, खुदा ने किस शहर अंदर हमन को लाए डाला है, ना दिलबर है ना साकी है ना शीशा ना प्याला है, पिया के नाव के समरन क्या चाहूँ करूं किसमें सी, न तुसी है न सिमरन है न कंठी है न माला है, खुबा के बाग में रौनक खुबा के बाग में खुबानी खुबा के बाग में रौनक है तो किस तरह यारा, न दोना है न मरबा है न सोसन है न लाला है। तो इन अशार से ये चीज़ें साबित होती हैं कि 16वीं सदी में भी ये उर्दू के रोल में इनका उर्दू के इर्तिका में इनका आपस में एक गहरा तल्लक रहा है। ये तमाम रेफरेंस जो हैं इसमें मौजूद जो है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें मुख्तलिफ शोरा का, मुख्तलिफ सूफियाज का, मुख्तलिफ तारीखदानों का, मुख्तलिफ ममलकत सल्तनत के बादशाह का जिक्र किया गया है। तो ये सारे का सारा जो रोल है आगे जो है ना सौदा का, मीर का, दर्द का, मीर हसन जैसे कादल कलाम शोरा के फैज़ से बुलंदियों के आसमान तक पहुंचना नसीब हुआ, तो उन्होंने भी इसमें रोल अदा किया। तो उनके अशार यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सौदा का ये कहना तल्ली नहीं बल्कि हकीकत है, कब इसको गोश करे थे जहाँ में अहले कमाल, ये संग रेजा हुआ है दुरे अदन भी मुझसे। तो ये यहाँ से जो है ना इसमें तक 16वीं सदी में ईस्वी में तो ये एक सिलसिला यहाँ तक पहुँचा था। असलाए ज़बान की तहरीक भी फिर चली कि बहुत सारी ज़बानें जो है ना आपस में मिक्सचर हो चुकी थी, जिसमें हिंदी, गुजराती, संस्कृत और दक्कनी, गुजराती और फारसी, अरबी और तुर्की और अरबी और बांग्लादेशी। तो इन तमाम चीज़ों में बहुत एक मिक्सर जब बन गया तो अब आम कोई पैदा होगी और उसकी इसलाह के लिए एक तहरीक का आगाज़ हुआ जिसको इसलाह ज़ुबान की तहरीक का नाम दिया गया। शाह हातम ने दीवानज़दा के दिवाचे में इसलाह ज़ुबान के जो कवायद मरतब किए उन्हें ऐसा हद के सारा बशुरा ने न सिर्फ कबूल किया बल्कि इन पर अमल करा होकर ज़ुबान को जाड़ जंगार से पाक करने की अमली कोशिश भी की। इसलाह ज़ुबान के अहम कवायद को डॉक्टर जमील जालबी ने यूं पेश किया, रेख्ता में फारसी के फेल और मसलन दर बर अज़ वगैरह को इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। ये रेख्ता में कहते हैं। अरबी फारसी अल्फाज को सेहत मिला के साथ लिखना चाहिए, मसलन तस्बी को तस्बी या सही को ये भी उन्होंने कहा था। मुतहरक अल्फाज को साकुन मुतहरक मसलन मर्ज को मर्ज और गर्ज को गर्ज इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। यानी कि उन्होंने अपनी
रिसर्च के मुताबिक जो अल्फाज फारसी के थे, अरबी के थे, संस्कृत में थे, गुजराती में थे, उनको उर्दू में पहुंचने के बाद उनकी ये इस्लाह की है डॉक्टर जमील जालबी ने, ये जो आपके सामने है। तो नेक्स्ट है दास्तानवी और अफसानवी असालीब का सफ़र, कि जब दास्तानें लिखना शुरू हुई, अफसाने लिखना शुरू हुए, और जब इनका जब दौर शुरू हुआ, तो वो क्या कहना चाह रहा है कि उस वक्त उर्दू ज़ुबान ने क्या इर्तका की। मोहम्मद शाही के दौर की हैशर में पली बड़ी फ़ज़ाए ज़बान के नए अमकानात का दरवाज़ा खुला। मज़ेदार और पुरलुत्फ़ बातों की ख्वाहिश ने दास्तान तराजी का सिलसिला आगाज़ किया। इस सिलसिले की कदीम तरीन दास्तान नवाब इसबी खान का किस्सा महर अफरोज़ दिलबर है। इसकी ज़बान आम बोल चाल की ज़बान, इसका नमूना देखिए। ये उन्होंने कुछ इस तरीके से लिखा था। सो हर एक कलोलें करती फिरती हैं और आपस में खेलती हैं, कोई तालियां देकर दौड़ती है, कोई चुप रहती है, कोई इसे ढूंढती फिरती है, कोई आपस में खड़ी हंसती है, कोई फुआ फुआ आपस में खेलती है, कोई बाग ही की सैर करती है, कोई फूल कर, यानी कि ये अफसानवी और दास्तानों का आगाज़ हुआ किसके दौर में डियर स्टूडेंट, ये असालीब दास्तानवी और अफसानवी का जब ये दौर हुआ। कुछ दास्तानें और अफसाने जब लिखना शुरू हुए तो ये उसके दौर में 28 नंबर उसका चेहरा है। किस्सा महरो अफरोज़ जो है ना, एक मास्टर्स की बुक्स में बहुत मशहूर है, तो उसमें किस अंदाज में ये तस्करा तसनीफ़ हुआ। मोहम्मद हसैन अतास है इसका किस्सा। चार दरवेश भी जो है ना इसमें बहुत मशहूर है। और नौ तर्ज मरसा में किस्सा महरो अफरोज़ दिलबर की तरह आम चाल की ज़बान इस्तेमाल नहीं, बल्कि इसका गालब हिस्सा ऐसे स्लोब का हमला है जिसमें फारसी इंशा परदाजी का रंग दिखाई देता है, जो तकल्लुफ़ और राय से अबारत है। कहीं कहीं आम स्लोब भी अपनी झलक दिखाता है। यानी कि किस्से और दास्तानें जब आगाज़ हुआ तो उर्दू को मज़ीद इसमें इर्तका हुई, उर्दू को मज़ीद नशोनुमा हुई। 18वीं सदी के निसफ़े आखिर के ये किस्से या मुख्तस दास्तान अदबी नुक्ता नज़र से शायद बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल न हों, मगर ज़ुबान के हवाले से अहमियत रखती हैं कि ज़ुबान के इर्तका के मुख्तलिफ, यानी कि उनका कहने का मकसद है कि अगर वो किस्से और कहानियाँ या दास्तानें इस वक्त उनका कोई वक़्त तो नहीं रही, उनकी कोई मतलब कोई रिस्पेक्ट तो नहीं रही, लोग उनको अग्नोर कर चुके हैं, नज़रअंदाज कर चुके हैं, लेकिन उनका उर्दू ज़बान का जो उनका रोल है उसमें मार्ज वजूद में लाने के उसको इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये तमाम चीज़ें, ये दास्तान और अफसानवी नसर की मंजिल में मंजिल फोर्ट कॉलेज, विलियम कॉलेज जो है ना, इसका रोल अगरचे अंग्रेज़ों के अपने मखसूस मकासद के तहत अमल में आया, लेकिन उर्दू नसर और ज़बान को खातर खा फ़ायदा हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफ़ीन शेर अली अफसोस, मीर अहमद देलवी, हैदर बख्श हैदरी, नहाल चंदी लाहौरी, मीर बहादुर अली हसैनी, मजहर अली खां भला, काजम अली जवान, खलील अली खां जैसी जो है ना, वो जितने भी शोराया है उनका जो है ना इसमें एक अहम रोल अदा रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज के थ्रू। तो रस्मुल ख़त डॉक्टर जालवी ने इसका अमला का और उसकी इर्तका का और उसकी असलाह का तहरीक के साथ साथ उनको प्रेजेंट में पेश किया, और उसको फिर लिखा कैसे गया उसकी इर्तका में, इसके बारे में रस्मुल ख़त ज़बान का लिबास, और ये सही मानों में ज़बान के इर्तकाई मराहल का वाकफ़कार और आशना होता है। ज़ुबान की तब्दीली के साथ साथ रस्मुल ख़त में भी तब्दीली आती रहती है, और ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ़ आवाज़ों को सही तरीके से अदा करने के लिए इसके नशरात में रद्द-बदल होता है। कदीम फ़ारसी अरबी रस्मुल ख़त में नहीं लिखी जाए, यानी कि अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, हिंदी जो भी उनके रस्मुल ख़त थे, तो उनको तब्दील करने के बाद जब उर्दू ज़ुबान बाद में तो टे डे जे जो अलफ़ बे टे है, उनको कैसे लिखना था उनके मार्ज़ वजूद में आया था, उनके बारे में यहाँ पे उनकी अलामतें और उनके निशानात 19वीं सदी के और आखिर में 20वें रस्मुल ख़त की तनकीद भी जद में रही ही, और फिर इन तमाम मराहल से गुजरते हुई ये इनका जो है ना आपस में एक गहरे तल्लक के ज़रूर ये उर्दू की आपस में इसका जो है ना पैदाइश हुई। और 19वीं सदी के निसवें आखिर और 20वीं सदी में रस्म ख़त की तनकीद की जद में रहा, और इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने उसकी जगह देवनागरी और रोमन रस्मुल ख़त इख्तियार करने के मशवरे दिए गए, लेकिन अहले उर्दू ने सदियों से मुस्तमिल इस रस्मुल ख़त के नाम से दफा किया, बल्कि ये साबित किया कि रोमन और देवनागरी रस्मुल ख़त को इख्तियार करना और उर्दू ज़ुबान को नबूद करने के मुतरादिफ है। उर्दू की शनाख्त के उसके अपने रस्मुल ख़ातें होगी, जिसमें जो है ना अलफ़ बे पे टे से उसमें पैदा किया गया। तो ये था स्टूडेंट आपका यूनिट नंबर 6 और लेक्चर नंबर 5। ये कुछ रेफरेंस है जहाँ से इन तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के बाद आपका छठा पेज नंबर यूनिट नंबर 6 जो है ना माज़ वजूद में आया, तो इसको आप मज़ीद एज ए रेफरेंस आपको जहन नशीन करने के बाद अपने एग्ज़ाम में आप उनको रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो ये खुद आजमाई के लिए आप टेस्ट कर लें कि आपने इस लेक्चर में या यूनिट नंबर 6 में क्या पढ़ा, ये उसके सजेशन करदा बुक्स है, इसके कंटेक्स्ट में आप इसका भी मताला कर सकते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर यूनिट नंबर 6।
लेक्चर नंबर 6। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपने इस लेक्चर्स को और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और रिलेटेड जो लोग हैं उनको बताएं, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं और उर्दू के सब्जेक्ट उनके पास हैं उनको बताएं कि यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट इस चैनल पे जो है ना लेक्चर अवेलेबल होते हैं। इनको आप देखें और अपनी इन तमाम बातों को, जो पूरे चैप्टर को 25 मिनट में कन्वर्ट करने के बाद आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद हाजिर होंगे यूनिट नंबर 7 और लेक्चर नंबर 7 के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।